बेसिकली आप लोग सब 180 से 60% स्टोर आईडी का। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं नाम हो और मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और जो आज सेमिनार प्रेजेंट हो रहा है वो साइबर अवेयरनेस है। साइबर अवेयरनेस मतलब डिजिटल फ्रॉड मार्केटिंग या चीज़ें आपको ऑनलाइन होती है और आज तक ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। यहाँ तक कि आपने जो सब फॉर्म फिलअप करके आए हैं पहले इसका ऑफलाइन होता था, आपको ऑनलाइन पता है। वर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रेजेंट आपको चाहो कॉग्निटिव के रिगार्ड में आप और वर्ड ऑफ सिक्योरिटी और कॉग्निटिव दोनों एक साथ ये वर्क साइबर सिक्योरिटी के यही हमारा विजन भी है और यही मिशन। विजन हमारा ये है कि लखनऊ में साइबर सिक्योरिटी के फील्ड को हम किस तरीके से हम एक्सपैंड करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारा विजन ये है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं आज के टाइम जितना भी हमारा यंग यूथ है उसको इससे कितना ज़्यादा अवेयर है। कि जो ओल्ड जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो हमारे लेडीज वो इन सब के बारे में नहीं पता होता है, ना ही वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन खासकर। उनको ऑफलाइन ज़्यादा भरोसा होता है, वो भरोसा नहीं करते इस चीज़ पे भी कि अमेजोन से प्रोडक्ट मंगा ले वो ट्रस्टेड है कि नहीं, है ना। जैसे लेकिन जनरल चीज़ लेकिन ऑफलाइन डिसाइड से ऑनलाइन डिसाइड से पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होता है वर्क ईजी हो जाता है ना। बोर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आप लोग ये सेमिनार करता है क्योंकि आज का हमारा निर्णय कि पहले हम पहले मैं अपने बारे में उसके बाद हमारा मिशन विजन कर सकता हूँ। गोल्स ट्रैकिंग क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होता है, मैथ सिस्टम्स मैनेजमेंट और ऑफर सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, प्राइस गाइडेंस और कॉन्ट्रैक्ट मिशन ये है हमारा कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि आप इसमें मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि साइबर सिक्योरिटी में का जो भी फील्ड है जो स्कोप है आप नहीं पता, खास तौर पे लखनऊ पता ही नहीं कि क्या है, क्या चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी, क्या है हैकिंग क्या होती है, बग बाउंड्रीज क्या होती है, नहीं पता। लेकिन हम इसको रेगुलर बेस में उसका यूज़ करते हैं और ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सपोज ऑनलाइन फ्रॉड, कहीं से कुछ कॉल आई टिकट आता और वो काम ऐसे कर लेते ये क्या हो, ये ऑनलाइन फ्रॉड नहीं कुछ जनरल आपके फ्रेंड सर्कल में हुआ होगा। ये साइबर सिक्योरिटी में का ये इसको किस तरीके से फाइनेंशियल को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मिशन है हमारा कि हम ये चीज़ ना हो। और विजन क्या है कि यंगस्टर जो है इससे अवेयर पता कैसे करें, अननोन अगर कोई बंदा हो पता कैसे करें ये चीज़ हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली। मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंड्री हंटर और वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, एक सिस्को फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर विद साइबर ऑफिस साथ में काफी टाइम से मेरी जो हार्ड स्किल्स है, हार्ड स्किल्स में आप लोग के अंदर भी काफी स्किल्स हो, सपोज को टैक्स रिलेटेड हो, उसको कॉमर्स का अच्छी नॉलेज हो, कोई अगर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, तो इसके अंदर तो मेरा जो स्किल मेरी जो स्किल्स हैं जितने वो क्या इसमें है, लिनक्स में है, पेन टेस्टिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, रिस्क असेसमेंट, इंक्रिप्शन, रिस्क माइटिगेशन, क्लाउड सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस और क्रिप्टोग्राफी और हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी। ये मेरे स्किल्स, ये हार्ड स्किल्स जो कि मतलब आती है। और सिक्योरिटी टूल्स अभी जैसे कि सपोज आप लोगों ने कोर्स कराया कंप्यूटर का पावर सपोज और कंप्यूटर हुआ उसमें आप क्या सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, वर्ड सीखना आपने, एमएस ऑफिस कंप्लीट, डीटीपी पे आप लोगों ने क्या सीखा, पावर फोटोशॉप सीखा, कोरल सीखा, पेज मेकर सीखा, ये सब सीखा। ये सब क्या होता है सॉफ्ट स्किल्स में आती है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो सीख। लेकिन अब मेरी जो साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है इसमें हम क्या सीखें, इसमें हम टूल सीखें।
इसमें एक्टिविटिक्स हो गया, नेसस हो गया, नेक्सपोज, नेटस्पार्कर, नेटएक्सप्लॉइट, बर्बस्विफ्ट, हाइड्रा, ये सारे जितने भी वर्ड्स आप सबके लिए न्यू हैं, एकदम सेकंड सब लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं चीजें। अभी इसको हम प्रैक्टिकल बेसिस को करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। 2020 में वो तो मैं असिस्टेंट एड से, लेकिन जो मैंने वर्क प्रॉपर किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने वर्क करा है, पहला मैंने 2020 में मैंने वर्क करा था गुरुग्राम पुलिस साइबर क्राइम, जिसपे मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एक्सटॉर्शन और वेबसाइट हैकिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो मैंने संभाला। 2020 में मैं नोएडा पुलिस साइबर क्राइम के साथ मैंने ये भी सेम वर्क करा, बट ये थोड़ा सा अलग ज़्यादा इसमें बैंक फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और इससे रिलेटेड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से। बैंक फ्रॉड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओटीपी अगर आप दे देते हो किसी को भी, अगर अननोन कॉल आती है तो कट जाता है इस कैसे। अब इसको अगर मुझे जनरेट करना हो, इन्वेस्टिगेट करना हो तो हम कैसे करें ये चीज़। 2023 में मैंने टेक महिंद्रा सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट में हुआ। सिक्योरिटी एनालिस्ट की एक पोस्ट, जिस तरीके से आपको पता हो डेटा ऑपरेटिंग या फिर क्लर्क जैसे सब पोस्ट होती है, तो उस तरीके से सिक्योरिटी एनालिस्ट भी एक पोस्ट होती है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। तो वहाँ पर वेब पेन टेस्टिंग, सर्विस एनालिसिस, सर्विस एडमिन इंचार्ज और डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन, डार्क वेब के बारे में किसी को पता है? तो डार्क वेब, डार्क नेट और मायावी वेब के साथ जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो मैंने करा। जो टेक महिंद्रा कंपनी, ये कॉर्पोरेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट। और 2023 में अब हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, और वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का यही मिशन है कि हम लखनऊ में बेस्ट साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करें, जो कि कर रही है। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स कंटेंट है और जो भी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं वो ऑल ओवर लखनऊ में। इसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन किसी भी टाइप, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर। जो आज टॉपिक कवर की जाएगी, सबसे पहला व्हाट इज हैकिंग, फिशिंग अटैक्स। अगर किसी के पास अगर कोई नोट अगर हो तो आप जरूर उसको नोट कर लेना। व्हाट इज हैकिंग, फिशिंग अटैक्स, CID ट्रैक, रिमूवेबल मीडिया, पब्लिक वाईफाई, पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, फिजिकल सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और रोड मैप। रोड मैप इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट होता है कि वेबसाइट में अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसमें रोड मैप जो भी आपको मिल जाएगा, जो अगर आप स्पीड में आगे बढ़ना है तो किस कौन से स्टेप्स आपको लेने होंगे तो आप इसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? व्हाट इज हैकिंग। सपोज वो भी एक रैंडम इंसान है, हैकिंग से आपके दिमाग में क्या, सपोज आप स्टार्ट है इसकी हैक होने से बात है करना, आपका वाइट वीडियोस some other person girls को भी पता हैकिंग का आपके हैकिंग से आपके दिमाग में क्या हैकिंग पीछे से बता दे। हैकिंग एक हिसाब से हैकिंग सीधा सिंपल सा ये कह सकते हैं कि कोई भी जो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिकली हम कंज्यूम कर सकते हैं उसको हैक किया जा सकता है। कोई भी डिवाइस जो भी कनेक्ट है इंटरनेट या वाईफाई या किसी भी चीज़ से, जो डिवाइस है इधर स्मार्ट फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमारा कुछ भी हो गया उससे रिलेटेड, तो उस चीज़ को हैक किया जा सकता है। उसको मतलब ये हिसाब से इनडायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं बिना एडमिन या पासवर्ड के, उस प्रोसेस को हैकिंग कहते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एकदम सिंपल हैकिंग कहते हैं और हैकिंग करते हैं। देखो सिंपल सा कि अगर कोई भी डिवाइस किसी भी टाइप का डिवाइस अगर वो किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है, नेटवर्क हमारा कुछ भी हो सकता है, वो डिजिटली उसमें अगर कोई भी वर्क हो, मतलब उसमें मदरबोर्ड और उसमें स्क्रीन, उस पर डिजिटली कोई भी वर्क अगर हो किसी भी टाइप का हो वो हैकेबल होता है। ठीक है, सपोज एसी हो, उसको हैक किया जा सकता है। कुछ एसी नहीं, सारे एसी
इस सारे एसी में वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, हमारे के घर में होता है, क्या वो हैकेबल होता है? होता है 100% पॉसिबल है कि वो हैक हो सकता है और उससे हम अपनी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। कैसे? रेडिएशन से। जहाँ जहाँ रेडिएशन होगी हर वो चीज़ हैकेबल होती है। और ये जो पार्ट होता है ये बीसीए का पार्ट होता है, बीसीए में आईओटी वो थोड़ा सा कंटेंट कर दिया आपको पहले बोला था, ठीक है? वो आईओटी का पार्ट था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं हमारी, हर उस चीज़ को हैक किया जा सकता है, ठीक है? कैसे? देखो हम ना किसी भी टाइप की किसी भी चीज़ को हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी टाइप की किसी भी चीज़ को हम सिक्योर पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट, उसको टच भी ना करें और ना ही उसको क्रैक करें कुछ, लेकिन हम इंटरनेट को सिक्योर नहीं कर सकते। हमेशा इस पॉइंट पे याद रखना, इंटरनेट कभी भी सिक्योर हो ही नहीं सकता, ना अभी ना इन पास्ट ना इन फ्यूचर, पॉसिबल ही नहीं कि इंटरनेट हैक, ठीक है? इंटरनेट अनसिक्योर्ड है पूरा का पूरा, वो पूरा ओपन है, उसको कोई सिक्योर नहीं कर सकता, ठीक? तीन टाइप्स की हैकिंग, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। कोई बताएगा व्हाइट, ब्लैक और ग्रे क्या है? वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं बेसिकली जो लीगली वर्क करते हैं, जैसे लाइक जैसे हम रॉ पे वर्क करते हैं या इंटेलिजेंस से वर्क करते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो इलीगली वर्क करते हैं, मतलब किसी की भी आईडी किसी की भी हैक कर दी या कुछ भी। और ग्रे वो होते हैं जो दोनों कंपैरिजन में करते हैं, मतलब बेसिकली जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो वाइट का भी वर्क करते हैं और ब्लैक का भी वर्क करते हैं। तो यही मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। थ्री टाइप्स के हैकर होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। इन तीनों को गवर्नमेंट हायर करती है, ठीक है? तीनों को हायर करती है। अभी हम जो यहाँ में परफेक्ट एथिकल हैकर है, ठीक है, मतलब इन प्रेजेंट, लेकिन वो भी एथिकल हैकर परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ भी आपको समझना, क्योंकि ये जो एक ऐसी फील्ड होती है जिसको आप कंटिन्यूअसली आपको अपडेट लेना पड़ता है। एक बार आप पढ़ के आप परफेक्ट बन गए ये नहीं बोल सकते। तो अगर नौकरी आपने कर ली तो आप बस पढ़ लिया, आपके वहाँ तक के कोर्स तक कंप्लीट कर लिया, अब आप बन गए, पोस्ट मिल गए, ठीक है? किसी भी टू फील्ड, एक मैथ्स की फील्ड, साइंस की फील्ड और एक कंप्यूटर की फील्ड, ये तीन फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है? आप जितना इसको डीपली चलते होगे ये उतना ही डीपली आपको लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो एथिकल हैकर ऐसा एक तो एथिकल हैकर जो वाइट हैकर होता है उसको बोलते हैं एथिकल हैकर, ठीक है? जो एथिकली किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है सामने वाले के मर्जी से, किसी की परमिशन से करता है, तो गवर्नमेंट उसको हायर करती है। तो क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ ऑफलाइन था पहले, आज के टाइम पे सब कुछ क्या है, ऑनलाइन है, और जितना भी आप सबका हमारा डेटा है वो सब किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो कैसे किस फॉर्म में है, सब ऑनलाइन फॉर्म में है और क्लाउड के फॉर्म पे है, क्लाउड के साथ, लेकिन सब कुछ क्लाउड पे स्टोर। क्लाउड क्या है, सबके पास ईमेल है, सबके पास है। तो ईमेल पे हर एक ईमेल पे आपको कितने जीबी मिलता है, 15 जीबी मिलता है आपको एक ईमेल पे। अगर किसी के पास 2 ईमेल है तो उसके पास कितने जीबी हो गए, 30 जीबी हो गए। ये क्या हुआ, ये हो गया आपका क्लाउड स्टोरेज, इससे आपका मोबाइल के डिवाइस से कोई लेना देना नहीं। अगर मेल है तो आपका 15 जीबी ऑनलाइन बैकअप पे आप उसको यूज कर सकते हो, प्रॉपर यूज कर सकते हो बैकअप, ठीक है? तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी अपना क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड बैकअप है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है? तो अब उसी डेटा को सिक्योर कैसे करें, उसको तो सिक्योर करना है ना। मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर मान लो कोई हमारे पास अगर मुझे दफ्तर पड़ी हुई है, पेपर से पेपर वर्क है उसमें, मैंने वो उठाया एक लॉकर ओपन करा, मैंने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, अब वहाँ पे जो तिजोरी थी जो लॉकर था तो सेफ हो गया। लेकिन अब ऑनलाइन हमने डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको सिक्योर कौन करेगा, वहाँ पे तो कोई लॉकर है नहीं, वहाँ पे ताला लगा ही नहीं सकते, उसको कौन सिक्योर करेगा? उसको जो सिक्योर करते हैं वो साइबर सिक्योरिटी के या छोटे जो भी बंदे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस जो वो उसको सिक्योर करते हैं कि वो डेटा को कोई ब्रीच ना हो, कोई लीक ना हो। इसलिए हमारा डेटा गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो हम लोग ऊपर रीड करके टिक करके और आगे एग्री कर देते हैं, उसको यही समझ क्या वो चीज़ आपको दे दी टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी एंड पॉलिसी करके जो ऊपर टिक करा और आगे बढ़ा उसमें ये चीज़ क्लियर है। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर्स। अच्छा, ब्लैक हैट हैकर्स यही सेम काम करते हैं किसी की, लेकिन परमिशन नहीं देते,
जो कि स्कैमर्स हो गए जो कि आपको कॉल आ जाते हैं, आपका ये हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या फिर आपका बैंक अपडेट में ये हो गया, कुछ भी बोल देते हैं लोग। मैं आपको वो कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे टेक्स्ट वर्ड्स बताऊंगा जो कि बहुत यूज होता है और जिसकी वजह से वो ह्यूमन एरर्स होता है। सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इस चीज को सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान वल्नरेबल हो जाता है। वल्नरेबल मतलब कमी हो जाती है उसके अंदर, फिर वो माइंड से कुछ सोचता है कि नहीं सच में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, तो उसका फंसा वो उसका फायदा उठा लेता है। ये जो प्रोसेस हुआ ना पूरा कॉल करने से लेकर पैसे कटने तक, उसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो कि स्कैमर ने आपके साथ अकेला और आपने उसके साथ ही किया। ये चीज तो ब्लैक हैकर से ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो आपको मतलब हार्म नहीं करते, वो उनके ऊपर है लेकिन बेसिकली हार्म नहीं करते, वो मजे के लिए शो ऑफ के लिए काम करते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कोई गेम हैक कर दिया, सर्विस सर्वर में लग पैचर मैंने यूज कर दिया और वो तो ये चीज होती है वो ग्रे हैट हैकर्स या फिर मैंने कुछ गेम क्रैक कर दिया, कुछ डिवाइस भी मैंने क्रैक कर दिया, कुछ भी टाइप कुछ मैंने कर दिया, तो वो शो ऑफ के लिए उसको बोलते हैं। एक वर्ड और होता है स्क्रिप्ट किडिंग, स्क्रिप्ट किडिंग बोलते हैं उसको ग्रे हैट हैकर्स। हैकिंग समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई जो कि मेरे समझ में बहुत जरूरी है। अब वो फिशिंग अटैक, जो भी अटैक लोगों के साथ होता है किसी भी टाइप का अटैक, वो फिशिंग से ही स्टार्ट होता है। अच्छा फिशिंग से मतलब क्या समझ में आया? फिश पकड़ना क्या समझ में आया? फिशिंग अटैक क्या है? वही चीज फिशिंग, वही चीज। उसमें क्या होता है कि मछली को जो है दाना देते हैं और वही वही चीज उसको फिशिंग अटैक भी होता है। अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है? देखो दैट टर्म फिशिंग refers to the attack to use a mail program to trick web users can be used the criminal purpose। जो इसको ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि सब पता है। फिशिंग अटैक होता है जिस तरीके से मछली को चारा देते हैं ना उसको पकड़ने के लिए, उसी तरीके से हम इसको भी किसी भी इंसान को हम चारा बनाते हैं, किसी भी इंसान को हम चारा बनाते हैं उसको पकड़ने के लिए। कैसे? किसी भी टाइप का अगर सपोज जैसे तुमने सुना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अभी ओला ऊबर का जो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी, इसने सुना उसको पता है आपको न्यूज़ नहीं, काफ़ी बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था ओला और ऊबर का दोनों का, और उसमें दिक्कत ये हुई थी इतनी बड़ी कंपनी थी जो सिक्योर थी और उसने डेटा ब्रीच हो गया सिर्फ एक एम्प्लॉय की वजह से। और उस एम्प्लॉय की गलती ये थी कि उसने उस अननोन मेल पे क्लिक कर दिया और उस मेल के थ्रू पूरे कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया जिसको $10 बिलियन में सेल कर दिया। क्या और डिटेल्स है सबका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स और कितने $10 बिलियन में सेल कर देंगे ताकि इसका बहुत छोटी सी ओला होगा खैर बड़ी, लेकिन जितनी भी मार्केट में कंपनी है सबकी अलग अलग मैंने देखी उसकी कंपैरिजन में ओला तो छोटा ओला ये चीज़ है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ आपको तो लग रहा कुछ नहीं है लेकिन आपका डेटा लीक हो गया। अच्छा सपोज आपको किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, कोटक में अकाउंट नहीं है, HDFC में अकाउंट नहीं है, लेकिन वहाँ से कॉल आती है ना, वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि आपका ये हो गया, ये हो गया, या फिर आप यहाँ ओपन कर लो, आते नहीं आप कैसे आते? क्यों आता? आपने तो मोबाइल नहीं वहाँ पर आपने बॉडी करने गए नहीं वहाँ का कोई बंदा आपके पास आया जो आपका डेटा था वो डाटा पे सेल होता है, वो सेल कंपनी को कंपनी करती है और ये कस्टमर से हिडन रहता है, डेटा हिडन रहता है, कंपनी आपका डेटा बेचती है। सपोज मैं आधार कार्ड को छोड़ के आपकी पर्सनल फोटो तो वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब एक वैल्यू लगा। अगर ब्लैक में कोई इसको बेचेगा तो कितना में बेचेगा? एक रैंडम नंबर बताता हूँ अपने ये कर तब 40,000 मैं 1% बता रहा हूँ, एक रैंडम नंबर कितने रुपए में बेचेगा? लाखों में। पासपोर्ट की वैल्यू जानते हो? पासपोर्ट कितने जबरदस्त वैल्यू है, सिर्फ सबसे हाई रेट उसी का ही है पासपोर्ट का, 50 रुपए का बनता है, 50 रुपए। कहाँ पे?
साल भर, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो 10 रुपए को 15 रुपए को 20 रुपए, ऐसा नहीं है एक बंदे का डेटा, लाखों में लोगों का डेटा बेचा जाता है। जब लोग लुलु बोल गए, कौन लुलु बोल गए, लुलु कौन गया है, बस हम लोग नहीं है लुलु नहीं। अभी ऐसे बंदे देखे जो लोग एसबीआई का कार्ड, जैसे कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, देखा है? वही बंदे होते हैं जो लोग डेटा सेल करते हैं, वही लोग होते हैं। और उनसे हमने खुद डेटा खरीदा है 7,000 रुपए में 25 लाख लोगों का डेटा, सिर्फ 7,000 में 25 लाख का। कैसे? अब यही डेटा कंपनी सेल करती है और वही आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है फिर वो आपको मैसेज समझ रहे हो? ये होता है इनका बैक एंड प्रोसेस जो ट्रांसफर हुआ करना है। और ये चीज ये नहीं कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये चीज उनके लिए समझ लो सोना ही है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो रन होती है, कोई भी कंपनी हो किसी भी टाइप की चीज हो वो अगर रन करती है वो सिर्फ एक ही चीज को रन करती है, कस्टमर सपोर्ट। अगर उसके पास कस्टमर सपोर्ट, यूजर सपोर्ट नहीं होगा तो वो कंपनी कभी रन नहीं करेगी। और वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जो ट्रस्ट बनाता है कस्टमर के ऊपर, जिसकी वजह से आप वहां से परचेज प्रोडक्ट। सपोज अगर सुबह उठने से लेके रात के सोने तक अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कितने प्रोडक्ट यूज करते हो किसी किसी ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, कपड़े से लेके, जूते से लेके, मोबाइल से लेके, ब्रश से लेके, खाने से लेके, सारी चीजें इंक्लूड कर कितनी सारी चीजें आती और वो सब किस पे चल रहे हैं, सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे चल रहे हैं। आपका जो ट्रस्ट है जो आप इसको यूज कर रहे हो, है ना? तो यही सारी चीजें जो है कंपनी को बेनिफिट देती है, ठीक है? और इसी अब देखो जैसे सपोज मान लो मुझे हमजा को हैक करना, हमजा को हैक करना, तो ऐसे में तो मैंने सोचा और ये है ऐसे कभी हो सकता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे इसके ऊपर काफी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा इसके इंटरेस्ट किसमें है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये करूँगा कि इससे उसी चीज से इंटरेस्टिंग चीज से रिलेटेड, तो उसको लैपटॉप पसंद है, मैं लैपटॉप में क्लीन दे दी तो 80,000 की 50 में मिली, ये क्या करेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे नहीं करेंगे, चेक करेंगे नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके साइन अप करेंगे नहीं करेंगे, सारा डेटा आ गया वो मिलेगा। ये चीज होती है फिशिंग, क्लियर है फिशिंग ये चीज। आइंदा कभी पेपर हो तो चेक करो, मैं भी बताऊंगा अगर ये चीज भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ वो भी अगर मेल किसी भी टाइप का अगर आता है हम ये चीज कैसे पता करें ये मेल मेरे लिए लेजिटिमेट है कि नहीं, क्या ये ओरिजिनल जेन्युइन सोर्स से मेरे पास से लिंक आया है या फिर अननोन सोर्स से आया है, स्पैम मेल का, ठीक है? स्पैम मेल बनाया जिसमें फेक बैंक कंपनी नोट्स और लिंक्स होते हैं, फिर ही अब जैसे उस लिंक पे क्लिक करो तो वो भी वेबसाइट पे डायरेक्ट होगा, लाइव पर डायरेक्ट होगा, वो लिंक पे जैसे क्लिक करो तो गंदा लिंक डायरेक्ट हो गई हो। तो क्या करते हैं वो एक फेक वेबसाइट बनाते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, जैसे मैंने कहा ना गवर्नमेंट को अगर भेजूंगा लैपटॉप तो वो साइट में तो वो पेज में काफी डिटेल्स होंगी, है ना, प्रॉपर डिटेल्स होंगी, तब उस पे क्लिक करें और उसके बाद क्या जाता है यूजर का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अलग जो कि वैल्यूएबल हैकर सिस्टम यूज करते हैं इसका असली दिक्कत क्या है, ये चीज बहुत इजी है नहीं, अगर इजी है तो फिर जितने भी कंपनीज हैं तो उनको ये चीज नहीं पता, कोई भी कंपनीज है ना, अमेज़न हो गई, अमेज़न की मिसाल है तो अमेज़न तो छोटी कंपनी तो है नहीं, काफी बड़ी कंपनी है, तो क्या अमेज़न को ये चीज नहीं पता कि फिशिंग अटैक्स हो गए, तो तो कंपनीज को क्या नहीं पता कि अब फिशिंग अटैक भी होते हैं, पता है ना, लेकिन होते हैं तो उन्होंने करके क्या रखा, सेफ्टी क्या करके रखी उन्होंने अपने, वो ये क्या करके उन्होंने अपना जो वेबसाइट है रियल वेबसाइट जो है उन्होंने स्पैम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज करा। स्पैम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने काफी ही ज्यादा एडवांस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, अगर तो वो अननोन सोर्स से अगर वो चीज आ रही है तो वो डिटेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्पैम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है? वो ब्लॉक कर देती है वो साइट को। अच्छा ये एक चीज बताओ, अगर इसने भी अगर कुछ साइट पे जाता है, कोई एडल्ट साइट पे जाता है या फिर किसी टोरेंट साइट पे जाता है, किसी प्रॉक्सी साइट पे जाता है, तो उसकी जो आईपीज होती हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। देखो
VPN लगाने के बाद VPN जिसने यूज करा हुआ उसको पता और जिसने नहीं यूज करा है उसको अभी क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल VPN लगाने के बाद हम उसमें डायरेक्ट हो जाते हैं ना ऐसा क्योंकि ISP ने हमारे ISP कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि एयरटेल हो गया जियो हो गया कोई भी उसने हमारी IP को क्या कर दिया है ब्लॉक कर दिया या आप वहां जा नहीं सकते इस रीजन की जो IP है वहां पे जाएगी तो VPN क्या करता था उस IP को बाईपास कर देता है तब हम वहां पे डायरेक्ट अभी जैसे मैंने बताया ना सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक अगर मुझे किसी बंदे को भी अगर मुझे जानना हो या फिर इंटरेस्ट है तो मैं कैसे करूंगा तो पहले मैं प्रॉपर उस बंदे को ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा उसके इंटरेस्ट को जानूंगा जब जाके मैं उसके ऊपर वो भी अटैक करूंगा किसी भी टाइप का तो जिसे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक ये जो प्रोसेस है किसी भी को ऊपर इन्वेस्टिगेट करना या फिर किसी को ऊपर सर्च करना किसी भी टाइप चीजों बताना वो इन्वेस्टिगेशन का बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक बोलते हैं ठीक है भाई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है तो सिर्फ ह्यूमन बेस नहीं होती और किसी को पढ़ना ठीक है सिस्टम के लिए सिस्टम वाले रहते हैं सिस्टम्स के इसने मिस्टर रोबोट देखिए आईटी वाले बैकग्राउंड में किसी ने नहीं देखा मिस्टर रोबोट जिसने नहीं देखी जरूर देखा जो लोग आईटी बैकग्राउंड से नहीं है उनको पता चलेगा कि कितना ही सेंसिटिव होता है हमारा एक डेटा और कितना ही ज़्यादा जरूरी होता है हमारा डेटा जो हम पब्लिकली सोशली हम उस चीज़ को एक्सपोज कर देते हैं ये चीज़ को जरूर है डिसेप्टिव फिशिंग अगर मैं स्पेयर फिशिंग की बात करूं डिसेप्टिव फिशिंग क्या होता है डिसेप्टिव फिशिंग वो फिशिंग होती है जो कि ब्रांड इंपर्सनेशन से होती है जैसे कि सपोज बजाज फाइनेंस हमने सुना है बजाज फाइनेंस और कोई भी अगर प्रोडक्ट ले जाते हैं बजाज फाइनेंस का बड़ा यूज करते हैं सुना बजाज फाइनेंस के करीब 8 लाख बैकलिंक्स 8,24,000 बैकलिंक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बजाज कार्ड मतलब बजाज के ऑफिस से अगर एक मेल आ रहा है हमारे पास 10,000 ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो तुमको बजाज से फेक लिंक आ रहे हैं जैसे बजाज की बात करो बजाज का और साइड से बात है आपको प्रोडक्ट यूज करता है तो बजाज को यूज करता है अगर फाइनेंस करवा रहा है तो ठीक है ये चीज तो इस चीज को बोलते हैं ब्रांड इंपर्सनेशन ठीक है जो कि डिसेप्टिव फिशिंग में आता है जैसे मैंने बताया कि उसमें यूजर डिटेल्स आ जाती है वैसे ही यूजर डिटेल्स आती है अब यूजर डिटेल्स किस टाइप में आती है वो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा पार्ट हो जाए उसके बाद डिसेप्टिव फिशिंग में ये नोट कर लो ये पॉइंट्स अर्जेंट रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट पेमेंट अटेंशन ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स बहुत ही हाईलाइट करे जाते हैं किसी भी मेल में किसी भी मैसेज में या तो किसी भी टाइप के बंदे कैसे तो अगर आपको मेल आ गया अर्जेंटली आपको ये काम करना है अर्जेंटली अगर आपने ये काम नहीं करा तो आपका ये होता है रिक्वेस्ट आपका रिक्वेस्ट आई यहाँ से फेसबुक से रिक्वेस्ट आई तो मेल पे रिक्वेस्ट आ जाती है आती है क्या आपके पास कहीं से रिक्वेस्ट आई हाँ राइट बात आती तो ये वर्ड है रिक्वेस्ट मेरा तो इंपॉर्टेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज हाईलाइट होगा तो हम उसको जरूर क्लिक करो कहीं भी अगर इंपॉर्टेंट लिखा होगा क्लिक करो जाहिर सी बात जनरल है करोगे आप उसके बाद आएगा पेमेंट से इशू आ जाता है पेमेंट तो लॉस उसको नहीं हो जाता पेमेंट कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली उसका बैंक से रिलेटेड हो बैंक से कुछ पेमेंट इंफॉर्मेशन आई हो जरूर आप उस पर क्लिक करो उसके बाद आएगा अटेंशन बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है अटेंशन तब यूज किया जाता है जब हम सोशल इंजीनियरिंग में उस बंदे को देखते हैं कि वो कितना ही अटेंटिव है अपने सोशल मीडिया को देखना तब अटेंशन पे यूज किया तब आप जरूर अटेंशन पे क्लिक करके देखोगे हाँ ये मतलब क्लिक नहीं करना होता अटेंशन पे आप वहाँ पे देख के उस पर विजिट करके उस पर टाइम देते ये चीज अटेंशन क्लियर है ये चीज नोट कर लिए इसको देखते बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और अपने मेल पे जरूर जाते हैं साइबर सिक्योरिटी का सबसे मेन पार्ट होता है सबसे मेन CIA राइट कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी और अटेंटिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेलेबल क्या है CIA राइट जिसके अंदर सारी हमारी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज और जितने भी रूल्स जितने भी रेगुलेशंस जितने भी टाइप के सब CIA राइट है इसके बिना आप साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं
ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी नो टेलिंग टू फ्रेंड्स पार्टी मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है अपनी डिटेल्स को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से। अगर कोई को अननोन सोर्सेज आपको रखने रहता है, सपोज जीबी व्हाट्सएप आपने यूज करा, वो एक अननोन सोर्स है, कोई रीजनेबल सोर्स नहीं है, वो एक अननोन सोर्स है, आपको यूज नहीं करना है, उसका डेटा हैक कर हैक हो के जाता पाता है, वो एक स्पैम की एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई आपके लिए, ना कि उसके लिए। ये आपके लिए होगा कि आप कॉन्फिडेंशियल अपनी जो आपके लिए पर्सनलिटी जो आप अननोन बंदे को सामने से नहीं दे रहे हो, आप ऑनलाइन उस चीज को दे रहे हो। तो अगर सामने से अननोन बंदा आपको कहे कि मुझे डिटेल जरूर दे दो खास करके गर्ल्स बिल्कुल ये चीज होती है। लेकिन यही चीज आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो। कोई भी ब्लैक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया, कोई भी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर दिया, किसी भी प्रॉक्सी वेबसाइट्स पे आप चले गए, वहां पे आपने डिटेल्स दी, वहां पे साइन अप करके लॉगिन करके आप दे रहे हो वहां पर, लेकिन आप सिस्टम में नहीं उसको आप इग्नोर करते हो, है ना। इंटीग्रिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या है? मतलब कहीं भी अगर कोई भी डेटा आप देख रहे हो, कोई भी आप डेटा दे रहे हो, किसी भी टाइप का अपलोडिंग हो चाहे डाउनलोडिंग हो, अगर आपने ये चीज करा है तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको चेक करो कि सच में ये सही है कि गलत है। कहीं मेरे मोबाइल अगर आप रीजनेबल सोर्स से भी कर रहे हो, कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आप लोगों को शॉकिंग लगेगा। अगर वो रीजनेबल सोर्स से भी अगर कर रहे हो तो क्या वो मेरे मोबाइल को, मेरे सिस्टम को हार्म तो नहीं कर रहे? ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से क्या होता है, उसमें मोबाइल में हीटिंग इश्यूज आ जाते हैं, मोबाइल प्रॉब्लम्स आ जाती है, मोबाइल लैग आने लगता है, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मैसेज में प्रॉब्लम हो जाती है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, कीबोर्ड में थोड़ा लेट टाइम होता है, स्लो टाइम होता है, कैमरा डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, कैमरा स्लो वर्क करने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मोबाइल। क्यों? सिर्फ इसलिए होती है कि आप दूसरी गलत साइट से जा रहे हो, या फिर गलत साइट से गलत चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो, या फिर आपने कोई अननोन सोर्स पे क्लिक कर दिया है, जिससे आपका मोबाइल का पूरा कंट्रोल किसी सेकंड पर्सन के पास है, ना कि आपके पास। ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है? किसी भी लिंक पे क्लिक करने का, उसमें दिक्कत ये होती है कि आप जहाँ पर वो प्रेजेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दोनों को मेजर किया जा सकता है। दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को ज्योग्राफिकली मेजर किया जा सकता है। आप एक्यूरेसी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक पे क्लिक करने का सबसे बड़ा नुकसान है, आपकी लोकेशन आप पता चल जाए। नॉन एक्यूरेशन, नॉन एक्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? अगर ये चीज आ जाती है जहाँ पे आप कहीं से किसी कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या सेकंड पर्सन की मैं बात करूँ तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, किसी भी टाइप, तो वहाँ पे ये चीज आ जाती है। अगर आप बात कर रहे हो किसी अननोन बंदे से, खास करके गर्ल्स के साथ होता है कि अगर उनके पास फेक अकाउंट से मैसेजेस आते हैं तो वहाँ पे ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मतलब सच में रियल है या फिर फेक, ये जानना बहुत मुश्किल है। उनके पास हेलो रिक्वेस्ट है, उनके ऐसे केसेस हो चुके हैं, ऐसे केसेस और अभी भी चलते भी रहते हैं, और अभी भी प्रेजेंट में पेंडिंग में भी रहते हैं। क्यों? रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही होता है क्योंकि हमें उस अकाउंट को पहचानना आता है, सिर्फ रीजन यही। और बॉयज के पास भी यही चीज आती है जो कि उनके पास स्पैम डिटेक्शन जो सॉफ्टवेयर होता है, जितने भी अननोन लिंक्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, वो हमको डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। दोनों में दिक्कत है। समझ में आप सबको? ये उसका ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अगर आपने किसी भी टाइप का कोई भी डेटा अगर आप शेयर कर रहे हो या फिर ले रहे हो तो उसमें फुल ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी ये दोनों चीज उसमें होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो आपको वहां से कोई भी डेटा आपको लेना चाहिए। डेटा इन द सेंस मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी, आपका हो गया नाम, नंबर, ईमेल, पहली प्रायोरिटी की चीज नाम, नंबर, ईमेल। चौथी चीज आपका जो है फोटोज हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, ये जानना बहुत है। अच्छा, एक कोई भी अगर इंसान को पता लगाना हो कि वो बंदा कैसा, उसका मोबाइल चेक पता लग जाएगा कि वो बंदा कैसा है, अच्छा है या बुरा, सीधा है या टेढ़ा है, पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी वो ब्लैक या फिर व्हाइट जो भी वो काम करता है सब उसके मोबाइल में से, कोई भी बताओ किसी भी टाइप का उसका मोबाइल चेक प्लस रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया से आपको क्या समझते हो? रिमूवेबल मीडिया क्या है? ड्राइव और हार्ड डिस्क, फोन भी हो सकता है। फोन रिमूवेबल मीडिया में
इसको कैंड भी करता था और हमें इसको वायरस में जाते ही चलते चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। जब तक ये मोबाइल चार्ज होगा तब तक ये डेटा ट्रांसफर करता रहेगा और आप मोबाइल से जितना ही ज़्यादा वो डेटा ट्रांसफर करेगा उतना ही ज़्यादा उसके पैसे, जितना ही ज़्यादा करेगा उतना ही ज़्यादा। जैसे ही आप उसका लगाओगे आपके मोबाइल से कुछ वो पासवर्ड मांगेगा, कुछ ही मांगेगा, सिंपली जैसे वो चार्ज होते हैं चार्ज हो रहा है वैसे ही वो सारा डेटा निकाल देगा। एक दिया जाती है जीरो पर एक ये प्रोग्राम अभी आप लोग हैं इसके ये हार्डवेयर देखो मिलते हैं अननोन बंदे से आप लोग फैन देखना चाहते हैं नहीं और दिल्ली साइड के हिसाब से तो इस तरीके के रिमूवेबल डिवाइस से जो है आपको चार्ज बचना का पड़ेगा। वो आपके मोबाइल को आप कैसे देखो, इस नजरिए से देखो, कहाँ से देखो, वो आपको देखो, ठीक है। सीडीज तो आज बंद हो गई, सीडीज हो गई, डीवीडीज हो गई, आज कोई यूज नहीं करता बट यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, खास करके ब्लैक में और काफ़ी ज़्यादा मैं नहीं इसको थोड़ा ठीक नहीं करता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपनी वाईफाई किसने यूज किया? ये इसका कोई एक में दो रीजन दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉइंट दो, एक पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव तो एक ही की फ्री है, पॉजिटिव एक ही की फ्री है और नेगेटिव ये है कि उसमें मतलब कि ये लिमिट सेट नहीं होती है। अगर आप कनेक्टेड हो तो आप इजीली हैक भी हो सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है, आपका पूरा डेटा वहाँ से जा सकता है। जो अपनी वाईफाई में होता ये है कि हमको नहीं पता होता है कि वाईफाई आ कहाँ से देख कौन रहा है। ये बोला चलो गवर्नमेंट ने लगा दी, सरकार ने लगा दी चले, लेकिन आ कहाँ से रहा है इसको देख कौन रहा है, वाईफाई कौन कर रहा है नहीं, ये चीज़ नहीं पता, ठीक है। और फ्री मतलब फायदा तो यही है कि हमें वो चीज़ मिली, लेकिन अगर कभी भी फ्यूचर अगर आप यूज़ कर रहे हो आज के बाद से कभी भी तो उसमें ये करना कि VPN लगा लेना। फ्री VPN से टोमेटो हो गया और भी काफ़ी ज़्यादा VPN से सब फ्री हैं, तो और i1 हो गया 111 हो गया, ये सब फ्री VPN से जिनको यूज़ करने के बाद आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता जब तक कि आप उस वाईफाई से कनेक्टेड रहोगे, आपकी सारी डिटेल्स चली जाती है, बल्कि चली जाती है। जब अगर गवर्नमेंट को मॉनिटर करना होता है तो वो अच्छा सपोज रेलवे पे जैसे फ्री रहता है तो क्या वहाँ से भी डेटा लीक होता है? बिल्कुल हो सकता है, हर जगह से हो सकता है। रेलवे तो लेकिन गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की तो वो तो पता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मकसद ये है कि जो पब्लिक वाईफाई कभी भी अगर यूज़ करो कभी भी कभी भी कहीं भी जगह, चाहे वो मैकडॉनल्ड में ही क्यों ना बैठे हो, कहीं का भी यूज़ करो, VPN यूज़ करो, VPN लगा दो, उसकी लिमिट सेट कर दो, वो तुम्हारी स्पीड नॉर्मल रहेगी। अगर तुम मतलब 30 MBPS दे रहे हो तो 25 मिल जाएगी, अरे तो मिल रहा है ना, WhatsApp पे मैसेज को आ रहे हैं, ये तो देखना है और क्या है ये चीज़ें खुद की सिक्योरिटी, खुद की सेफ्टी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रायोरिटी फर्स्ट, ये नहीं पब्लिक वाईफाई हमेशा से। और रेलवे में खासकर रेलवे में पूरे टाइम लिमिट से मतलब वो आपको इतना ही MB देंगे और इससे ज़्यादा नहीं देंगे, वो तो उतना MB का जो वहाँ पे बैरियर है ना, इतना MB का जैसे 150 MB यूज़ कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, वो उतनी ही देर में 150 MB आपसे लेते भी हैं जो आपके रिजर्व में वो लेते हैं। रिजर्व में कैसे मतलब मेरे पास रिजर्व में है तो उनको नहीं चला सकते, वाईफाई का खुले तो पॉइंट है ना। जो रिजर्व का मतलब ये है कि आपके बैक मतलब बैक का मतलब मैं आपको बताऊँ, आपके सिम में काफ़ी सारा डेटा होता है, हर टाइप का डेटा होता है, उसमें एक डेटा होता है इसमें 6 से दिखाता होते हैं 8, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है रीसेट का, लॉक का, BCC का, नॉट BP और IO, सब कुछ भूल जाओ, IO को देखो। IO में हमारा इंटरनेट का पार्ट है, IO में इंटरनेट का पार्ट रहता है, इनपुट आउटपुट इंटरनेट का पार्ट रहता है। कैसे? अच्छा देखो, जब भी अगर नया सिम लो, आप थोड़ा सा बैग जाते हैं कुछ टाइम पहले,
कंपनी को मैसेज करना पड़ता था, वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बेसिक थी, फिर उस सेटिंग को ओपन करना पड़ता था, वहाँ पर ऐसे करना पड़ता था, तो नेट चलता था। आज से एक टाइम पहले कैसे होगा तो फिर कैसे ओपन हो रहा है, यही चीज़ होती है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बेसिकली कंपनी आपके नंबर पे और वही डेटा को यूज़ करके आप उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आज कुछ पता नहीं चलती, क्योंकि मोबाइल पर ऑटोमेटिकली वो सारी डिवाइसेस होते हैं फीचर से इनबिल्ट होते हैं, क्योंकि माइक्रो पर आया और पूरा सिम आज के टाइम पे पूरा सिम ऐसा होता है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ही रहता है, पूरा आई होता है, कंप्लीट रिजर्व होता है, कंप्लीट रिजर्व, समझ रहे? तो 150 MB जो रेलवे या फिर कोई भी किसी ने लिमिटेड सेट कर रखा होता है, वो उतना ही डेटा आपके सिम से ले लेते हैं, आपके नंबर्स, पर्सनल नंबर्स, आपके सिस्टम से कनेक्टेड जितने भी आईडीज हैं उस सिम से कनेक्टेड जितने भी आईडीज हैं उन सबके होते और वो ले उसको नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गूगल लगो ना, जैसे सिम मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लगे कुछ के कोई दिन रात उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क तब पड़ेगा जब आप उसके अगेंस्ट में किसी टेररिस्ट या फिर किसी साइबर एक्सटॉर्शन या फिर किसी लाइक को बैन कर रहे हो या फिर किसी नोट पे आप जा रहे हो कोई गलत काम कर रहे हो, तो फिर वो कैच कर लेगा। जब लॉकडाउन में जब कुछ केसेस हो गए थे, फोटोज वायरल हो गई थी, कैसे हो रहा ट्रैप हो रहे लोग कहते हैं ट्रैप 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 ट्रैप, तो ट्रैप भी आप खुद कर रही सब लिंक तो भेजा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करवाया नहीं, फिर कैसे वो इस जमाने से मतलब जब यूज कर लेते हो तब ये सक्सेस होगा। ये 5 कॉमन ऑथेंटिकेशन टाइप्स है, इसको पहले नोट करो फिर मैं आगे बताऊंगा। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हर एक एफबी अकाउंट होगा और हर एक का व्हाट्सएप अकाउंट ही राइट कर दो व्हाट्सएप तो नहीं सकते। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होगा? एक तो हो गया मोबाइल का ऑथेंटिकेशन जो हम एक नॉर्मल उसमें या तो ऐप लॉक, पैटर्न लॉक या तो पासवर्ड लॉक या तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक किस्म लगा सकते हैं, फर्स्ट टाइप का और उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, अगर बेस आईडी अगर है बेस आईडी बायोमेट्रिक ये सारे ऑप्शन वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कौन से होते हैं जो कि हम किसी भी अकाउंट पे लगा मोबाइल में नहीं अकाउंट में जो लगा वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई भी अगर पासवर्ड लगाया किसी भी टाइप का पासवर्ड लगाया और वो हमारे इस जगह पे लग गया और हर जगह लग रहा है, वो तो मोबाइल का लॉक ही लग रहा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लग रहा है। वो लगाने के लिए हमको उसके सिक्योरिटी पे जाना पड़ता है और सिक्योरिटी पे जाने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया जाता है। क्लियर ये चीज? तब हमारे कोई भी अकाउंट में किसी भी टाइप का अकाउंट में वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हमारी फेस आईडी में आता है, फेस आईडी और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वो ऑथेंटिकेशन होते हैं जिसमें सिक्योरिटी की लगती है अलग से। किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 3 चीज चाहिए होता है, पहला पासवर्ड, दूसरा टू स्टेप वेरिफिकेशन, तीसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दूसरा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब एक यूएसबी टाइप होती है जैसे ही यूएसबी क्या ठीक है अब इसको सिक्योरिटी की होता है जब तक कि आप अपने मोबाइल पे या फिर किसी डिवाइस पे अगर आप नहीं लगाओगे इसको तब तक कि ये एक्सेस नहीं देगी किसी भी अपने ये लाइक डीएससी कह सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लाइक तो ये पासवर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरी पासवर्ड कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज आयशा @123 ये लिखा है आयशा @321 या फिर इस तरीके के नहीं होने चाहिए। और एक बात पता है अगर कभी भी हैक अगर हो रहा है कोई भी चीज़ किसी भी टाइप पासवर्ड की बात करता हूँ तो वो हैक हो सकती है इन सिटी विलेज में कभी भी हम किसी का भी वाईफाई हैक नहीं कर सकते, लेकिन सिटी में पॉसिबल है ये चीज़। 99% 100% श्योर हो कि सिटी में वो वाईफाई तुम हैक कर सकते हो
लेकिन अगर वही चीज़ अगर गांव में है तो उसको हैक कर सकता है। रीज़न क्या हो सकता है? पासवर्ड आपका दूसरा मुझे तो यहाँ पे लग रहा है शायद 123। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे किसी भी टाइप की कैटेगरी को, किसी भी वर्ड को हम लेके आगे सिंबल्स कॉलम्स कुछ भी लगा सकते हैं, होता है। तो हमारे वर्ड लिस्ट जो हैकर की जो पाइथन की स्क्रिप्ट होती है उसके वर्ड लिस्ट में तमाम वर्ड लिस्ट होती है पासवर्ड्स, जो कि 60 सेकंड्स में वो कर देता है, ठीक है। लेकिन गांव में क्या होता है कि वो उसमें लिख देते हैं गाने लिख देते हैं, कोई गालियाँ लिख देता है, तो कोई कुछ लिख देता है, कोई अपने महबूबा का नाम लिख देता है, तो उसके साथ उसको गाली बकने। तो ये सारे जो है कोई ज़्यादा बोल की बातें बता रहा हूँ, सीधा बोल की बात बता रहा हूँ, यहीं पर ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, वो हैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी वर्ड लिस्ट में वो महबूबा का नाम क्या पता ये चीज़ होती है, और जो गालियाँ उसने बकी वो भी हमारे पास नहीं। तो इसलिए जो हमारी वर्ड लिस्ट होती है 60 लाख की वर्ड लिस्ट होती है, उस वर्ड लिस्ट में वो गाली का नाम है। तो अब क्या होने लगा है कि पाइथन में भी एक स्क्रिप्ट आती है जिसको बोलते हैं पिप करके, उसमें यही वर्ड लिस्ट जनरेट होती है, पूरी गाली होती है। ये चीज़ तो खैर ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, सबसे इसमें सबसे पावरफुल जो ऑथेंटिकेशन है वो एपीएस सिक्योरिटी की। हम सब कुछ कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। मैं एक चीज, अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन है तो सिंपल ऑथेंटिकेशन लगा नॉर्मल ओपन कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ 15% सिक्योर हो, कोई अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आपने दूसरा एक मेथड लिया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाया, ठीक। उसमें क्या होगा कि आप उसमें 50% सिक्योर हो जाते हैं। फिर एक ऑप्शन आ जाता है टू स्टेप विद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया, जिसमें हमारा डिवाइस भी उसमें मतलब इनेबल्ड होती है कि अगर आप मोबाइल से उसको ओपन ना तो भी ओपन नहीं होगा। ये एक ऑप्शन आता है, तब आप 75% सिक्योर। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी की लगा ली सब आप 95% सिक्योर, तब भी 100% सिक्योर नहीं है, तब भी 100% नहीं है, क्योंकि तो हैकर को तोड़ नहीं होगा। अगर ये चीज़ है तो उसका कोई पॉजिटिव होगा तो वो निकाल लेगा, समझ लो। लेकिन ये है कि इन जनरल हैकिंग, जैसे अगर आज इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए, ये चीज़ नहीं होती, आपकी सेफ्टी रहती है। और सबसे पहले अगर कभी भी हैकिंग होती है इंस्टाग्राम, खास करके गर्ल्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा कि हाँ इसमें वाली बात नहीं है, तो क्योंकि उसमें प्राइवेसी होती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उनका ईमेल चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, यूज़र आईडी चेंज हो जाता है। ये जो चीज़ 3-4 चीज़ चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर आप उस अकाउंट को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? आपने अथॉरिटी खो दी। अब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो बैक करने का भी कोई सवाल नहीं, इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करने का भी कोई सवाल नहीं। ये मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी की चीज़ है, इसको नोटिस कर सकते हो कि लॉक योर फोन विद द पासवर्ड ऑफ फिंगरप्रिंट डिटेक्शन। एक राइट समझ आप नहीं कर सकते, लेकिन इट इज नॉट एक लड़कों का काफी सीन रहता है कि उनको मोबाइल रूट बड़ा करना होता है, वाईफाई हैकिंग करना, ये चीज़ लड़कों का है। लड़की में ऐसा कोई सीन है, लड़की में अभी सीन ये रहता है कि उनको सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं रहता, मोबाइल चल रहा है बस चल रहा है, आपके ऑफिस से रहने में इन जनरल टर्म्स की बात करो, ये जो फैक्ट नहीं उसको ऐसा करना। और दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी ऐप्स लड़के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लड़के नहीं करते। थर्ड पार्टी ऐप्स का मतलब किसी भी क्रोम से, किसी ब्राउजर से हमने ऐप को इंस्टॉल किया। और तीसरा आईफोन अगर है तो जेल ब्रेक कर देंगे, अगर एंड्रॉइड है तो उसको रूट कर देंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे आती है जो लोग रूट करते हैं और जो लोग जेल ब्रेक करते हैं, जेल ब्रेक करें तो आप सब दोनों कंडीशन में सेम चीज़ें होती है। क्या रूट और जेल ब्रेक में डिफरेंस ये होता है कि आईफोन के लिए वो होता है तो आपको एक प्रॉपर एक ओएस बना कर दे देता है, और रूट में ये होता है कि वो पूरा मोबाइल आपको, जब तक अभी आप जिसका मोबाइल रूट नहीं है, जिसका मोबाइल रूट नहीं है
तो आप अभी उसके कंप्लीट यूजर नहीं हो, आप कंपनी के साथ हो, कंपनी आपको चला रही है, आपका मोबाइल, लेकिन जब आप रूट कर लोगे तो फिर वो मोबाइल आपका खुद का होगा, फिर आप कंपनी से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। अब वो आप मोबाइल जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का यूज कर सकते हो, जैसा चाहो उसकी रैम डालो, डाल दो, हाल कुछ भी, वो सब आप करो, ना कि गवर्नमेंट। ये चीज़ है। और दूसरा, सिस्टम को, ऐप्स को हमेशा अपडेट रखो। अब ये देखो कि अपडेट करने से क्या होगा, किसी से बात होता है, अपडेट नहीं करना। अपडेट करने से होता यही कि जो भी उस ऐप में गड़बड़ी होती है, जितने भी फिजूल एड्स आते हैं और जितने भी फिजूल चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी उसमें चली जाती है, वो सही हो जाता है, वो रिकवर कर देता है। ये चीज़ मैं आगे बढ़ाऊँ, मेरा नोट करूँ, आगे बढ़ाऊँ, अगर नोट करो वो करिए। दुनिया की मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी इतना तो करना है, इतना मिनिमम तो मिनिमम करना ही है।